आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके। एक आध मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है? जो अतिथिगण नहीं आए हैं, जो लोग, थोड़ा वेट कर लें उन लोगों का, फिर शुरू करते हैं कहानी। एक नॉर्मल बात बताते हैं, तालो सब तब तक सब जुड़ जाएंगे। नॉर्मल बात ये है ना कि कभी कभी होता है ना लाइफ में कि अगर आप किसी को ना ज्यादा तवज्जो देते हो ना, तवज्जो मतलब वैल्यू देते हो ना, या फिर किसी को आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो, या किसी के साथ आप बहुत अच्छे से लॉयल बात करते हो, या फिर आप उसको अच्छे से समझते हो, तो वो ना आपके सर पे ना धीरे धीरे चढ़ के तांडव करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब अब इस बात का मैं यहाँ प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लोग को अपने प्रति तो एटलीस्ट ईमानदार होना ही चाहिए। दुनिया के प्रति आप हो अथवा ना हो, डजेंट मैटर। बट अगर इंसान खुद से भी झूठ बोल दे ना, खुद से, तो फिर वो मतलब बेकार है। वो चीजें जो है, कुछ भी कर लो उसके बाद। खैर, कल एक टॉपिक में पढ़ा रहा था, तो उसमें से मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी तो हम लोगों ने देख लिया। तो कल मैंने कहा कि मैं बुद्ध को कल शुरू कर दूंगा, टॉपिक एंड हो गया है। तो मैं कहना भूल गया था कि इसका एक टॉपिक अभी बचा हुआ है, जिसका नाम है एथिक्स। तो एथिक्स खत्म होते ही फिर बुद्ध को शुरू किया जाएगा। तो अब मैं कल रात को जब पढ़ाने के बाद मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ कि कैसे पढ़ाऊंगा कल, मतलब नेक्स्ट डे। तो मैंने ये विचार किया कि आप लोगों को फिलोसफी में एक और टॉपिक पढ़ना है एथिक्स में, उसका नाम है हेडोनिज्म। ठीक है? और हेडोनिज्म वही हेडोनिज्म है जो चारवाक भी उसको एक्सेप्ट करता है। मतलब हेडोनिज्म में कई सारे ब्रांचेस हैं, उसमें से एक चारवाक भी है जो एक्सेप्ट करता है इस चीज को। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना एथिक्स का वो टॉपिक ब्रॉडली पढ़ा दिया जाए। केवल उसमें सिजविक को, चाहे बेंथम को और मिल को उस एंड पे लाके एक मोमेंट दे के छोड़ दिया जाए, और उसको तब पढ़ाएंगे जब एथिक्स पढ़ाएंगे। लेकिन बाकी सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब कुछ, मतलब फुल्ली आपका हेडोनिज्म का एथिक्स वाला टॉपिक खत्म कर देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जब हम एथिक्स पढ़ाएंगे, यूटिलिटरिज्म पढ़ाएंगे, तो वहां आपको हम कहेंगे कि इसके पहले का जो पार्ट था वो पार्ट ए था, जो हेडोनिज्म था। और यूटिलिटरिज्म जो पढ़ाएंगे, उपयोगितावाद जब हम पढ़ाएंगे, जिसमें बेंथम आएगा, मिल आएगा और सिजविक आएगा,
तो वो चीजें उसके बाद की चीजें होंगी। तो आज केवल आपको हम चारवाक नहीं पढ़ा रहे हैं, चारवाक इज अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, और मैं होलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरा हेडोनिज्म पढ़ा दे रहा हूं आप लोगों को। आराम से समझिएगा, इत्मीनान से समझिएगा, क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, अगर आप समझ नहीं सकोगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टॉपिक शुरू होने से पहले वैधानिक चेतावनी दे रहा हूं, इत्मीनान से 1 घंटा अपने आप को छोड़ दीजिए, जो चीज में थे उस सब चीजों को छोड़िए। अब 1 घंटा अपने साथ बनिए और इस टॉपिक का आनंद उठाइए। तो चलिए शुरू करते कहानी। कहानी है, टॉपिक का नाम है हेडोनिज्म। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है बाकी लोग? देखो दोस्त, ऐसा मत बोलो, दिल पे लग जाएगा। शुरू होते ही कहानी को तुम एंड करने में लग गए हो। हेडोनिज्म टॉपिक दे दो, ठीक। हिंदी में इसको कहते हैं सुखवाद। क्वाइट क्लियर है या क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है सर। ठीक है फिर, थैंक यू। हाँ, तो टॉपिक का नाम है हेडोनिज्म। अब इस कहानी को आराम से पढ़ने जा रहे हैं। पहले इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं, जहां इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज होगा मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज कर दूंगा, बाकायदा हिंदी में जैसे हम लोग बातें करते हैं, जिसको जहां दिक्कत होगा वो मैं कह दूंगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। जब लिखवाऊंगा तो फिर लिखवा दूंगा पूरा। अभी केवल समझिए, आप आराम से सुनिए कहानी को। सुखवाद यानी हेडोनिज्म जो है, यह है क्या? जैसे आप केवल इंसान को ही नहीं, जीवन केवल आपका ही नहीं है, एनिमल भी ले लो या फिर आप ट्रीज को भी ले लो, सबका, कोई भी छोटा से छोटा पक्षी का भी जो जीवन है वो मूल्यवान होता है, वैल्यूएबल होता है, ठीक है। कोई भी इंसान का जो जीवन होता है वो मूल्यवान होता है, चाहे तुम पक्षी का ही ले लो, खरगोश ही ले लो, या तुम खुद ही, हम लोग सब कोई, हम लोग का जीवन बहुत वैल्यूएबल होता है। इसलिए जीवन का अंत कर देना बहुत बड़ी पाप होती है। जीवन का जो अल्टीमेट गोल है या फाइनल गोल जिसको बोलते हैं आप, फाइनल एम, किसी भी चीज का फाइनल एम, हम लोग इंसान है और हम लोगों का फाइनल एम क्या होता है? सुख को प्राप्त करना। मतलब हम लोगों को हमेशा हमेशा हर हर पशु पक्षी तक में भी सबको, सब कोई को क्या है कि हैप्पीनेस हमको चाहिए। यही उसका अल्टीमेट गोल है, यही उसका फाइनल गोल होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा तुमको जिसको दुख की इच्छा हो, जिसका फाइनल एम दुख हो, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान सुख चाहता है, कोई भी हो उसको सुख चाहिए। अगर आप सुख नहीं चाहते हो तो पढ़ाई क्यों करते हो? नहीं करते। किसान खेती क्यों करता है? पैसा। पैसा से क्या? जो अपनी इच्छा है सबको पूरी। ये इच्छा क्या है? इच्छा का पूरा होना ही तो सुख का पूरा होना होता है। पढ़ाई करने के बाद क्या करोगे? बबुआ आईएएस बनी है, डीएम बनी है, डीएम बन के क्या करी है? पैसा छपी है, कमाई है, रिस्पेक्ट, भौकाली बनाई है। मतलब आपका अल्टीमेट गोल क्या है? सुख को प्राप्त करना। तो जीवन का अंतिम गोल हेडोनिज्म टॉपिक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू अचीव हैप्पीनेस। अल्टीमेट गोल है इस धरती पर हर एक इंसान का। इसी को हॉब्स ने लेवियाथन में जब लिखा है तो लिखा है एरिस्टोटल को कोट करते हुए कि आपने जो कहा कि हर एक जो प्राणी होता है वो रैशनल एनिमल होता है, बिल्कुल गलत है। कोई भी इंसान रैशनल एनिमल नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि एगोनिस्टिक एनिमल है, एगोइस्टिक एनिमल है, स्वार्थवादी है। हर इंसान स्वार्थ छिपा है, हर इंसान के अंदर स्वार्थ छिपा है। कोई तुम्हारे साथ अगर बैठा भी है तो निस्वार्थ भाव से नहीं है। हर इंसान में उसने माता पिता तक को भी बोल दिया है कि माता पिता भी निस्वार्थी नहीं है।
उनका भी एक लक्ष्य होता है कि मेरे नाम को, मेरा जो खानदानी जो चलता आ रहा परंपरा है उसका निर्वहन तुम करोगे, उसको तुम आगे लेके जाओगे, मेरे नाम को तुम अजर अमर करोगे कि ये लड़का किनका है या ये लड़की किनका है, तो फलना बाबू के लड़का है, ये फलना बाबू की जो है लड़की है जो अभी बार SDM बनी है। तो वो जो टैग है ना दोस्त, वो टैग के लिए आदमी जो है संतान उत्पत्ति करता है कि बुढ़ापे का लाठी बनेगा। नहीं, अब देखो यार, अभी तुरंत अलीसा ऐसे नहीं करते, पहले आराम से समझिए, सब आ जाएगा। मनी, केवल मनी ही सब कुछ नहीं होता है। मनी से नींद नहीं खरीद सकते आप। नींद भी एक तरह का सुखानुभूति होता है। जब आप 4 दिन जगिएगा और आपको कोई सोने ना दे तो आपको पागल की तरह लगेगा, और आपको लगेगा बस एक बिछावन मिल जाए, एक तकिया दे दो, बस अभी हम कुछ नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए पैसा कौड़ी, हमको केवल एक नींद दे दो। एक नींद 4-5 घंटे 6 घंटे का सो ले, बस दैट इज हैप्पीनेस फॉर दैट टाइम। सुख जो होता है वो पर्सनल होता है, पहली बार जान लीजिए आप। हो सकता है आपके लिए चीनी का चाय पीना हैप्पीनेस हो, लेकिन डायबिटीज पेशेंट के लिए वो हैप्पीनेस नहीं है दोस्त, वो उसके लिए जहर है, एविल है। ठीक है, तो ये पर्सनल होता है। जैसे मैंने बताया था कि एपिस्टेमोलॉजी जब तुम पढ़ते हो, जैसे आपने जब आप तुम एम्पिरिसिज्म को पढ़ते हो, तो एम्पिरिसिज्म में लॉक ने साफ साफ कहा इस बात को कि नॉलेज कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। नॉलेज जब भी होगा वो पार्टिकुलर होगा, जब भी होगा वो आपका पर्सनल होगा। जिस चीज को आप सीखे हो, आप जानते हो, या जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई सबकी सेम होती है, MA में सबको सेम होती है, उसमें से कोई एक गोल्ड मेडलिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो जैसा सीखता है, वो जैसा लिखता है, हो सकता है दूसरा आदमी ऐसा नहीं लिखता हो। एक लाइन बड़ी फेमस है, वो उसकी है, एक लाइन है, बड़ी मोटिवेशनल किताब है कोई, यू कैन विन, शिव खेड़ा वाली, कि टॉपर कुछ नहीं करते, कुछ अलग नहीं करते, कुछ भी अलग नहीं करता है, बस उनके करने का ढंग थोड़ा अलग होता है। सेम किताबें तुम पढ़ोगे, सेम किताबें वो भी पढ़ेगा, बस वो पढ़ता है, उसका जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है आपसे, बस इसलिए वो बाजी मार के निकल जाता है। तो बीच में इंटरप्टेड नहीं। अभी क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, खुद ही बता दूंगा, इसलिए बोला कि 1 घंटा अपने आप को छोड़ दीजिए। तो फाइनल गोल क्या है इस दुनिया में, हर एक जीव का, हर एक के लाइफ का, वो है अचीव हैप्पीनेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए हेडोनिज्म के नीचे, जीवन का अंतिम लक्ष्य, हिंदी में जो लिख रहे हैं उनको पहले लिखवा दे रहा हूं, कि जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख को प्राप्त करना है, सुख की प्राप्ति है। एक लाइन बस लिख दीजिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। इंग्लिश में, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, पहला पॉइंट, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू अचीव हैप्पीनेस, इज टू अचीव हैप्पीनेस। ठीक है, देखो, सुखवाद पढ़ रहे हैं, हेडोनिज्म पढ़ रहे हैं, हम लोग का फाइनल गोल क्या है, ये सब स्केच बनाते रहना, बाकी थ्योरी हम लिखवा देंगे सारा, लेकिन स्केच भी बना लेना। फाइनल एम क्या हम लोग को, हैप्पीनेस, सुख है, टू अचीव हैप्पीनेस, सुख को प्राप्त करना है। तो सुख को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा, इससे केवल पूरी सपना देखने से कोई भी चीज नहीं मिलेगा। आपको सुख प्राप्ति करना तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो सुख की प्राप्ति के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्शन या कर्मा करना पड़ेगा ना जी, एक्शन करना पड़ेगा आपको, कोई कर्म करना पड़ेगा आपको। अब अगर आप ऐसा एक्शन करते हो जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, ठीक है, डायग्राम बनाते चलना दोस्त। हेडोनिज्म कहता है कि फाइनल गोल क्या है, अचीव हैप्पीनेस। फाइनल हम लोग का यही गोल है, फाइनल एम्बिशन हम लोग का यही है कि अचीव हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस मिलेगा कैसे? अब मान लो कोई रिक्शा वाला है, उसको रहना है एसी वाले रूम में, तो रिक्शे वाले को एटलीस्ट वर्क करके पैसा कमाना पड़ेगा, और 30-40 हजार रुपया में को जाके एसी लेना पड़ेगा, और एक अच्छा सा घर बनाना पड़ेगा जो जिसमें जो है एयर कहीं लीकेज ना हो।
ठीक है, तो उसके लिए कम से कम आपको कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपया जुगाड़ करना पड़ेगा। 1 लाख रुपया रहेगा तब आप एसी वाला रूम में कोई रिक्शा वाला रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन सुख तो चाहिए, रिक्शे वाले का भी सपना होता है कि हम एक एसी वाले रूम में रहे। तो उसके लिए रिक्शे वाले को काम करना पड़ेगा, डेडिकेट होकर काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क करिएगा, और अगर आपका हार्ड वर्क हैप्पीनेस को अचीव कर लेता है, मान लीजिए अगर आपने बहुत हार्ड वर्क किया और आप पैसा जुगाड़ नहीं कर पाए, या फिर आप हार्ड वर्क कर रहे थे लेकिन कोई आपको जो है उसके बीच में कोई ऐसा चीज इंटरप्ट हो गया जो आपको रोक दिया क्या, हैप्पीनेस को अचीव करने में। तो कर्म तो दोनों होता है, या तो आप कर्म कर रहे हैं लेकिन बीच में कोई रोकने लगा आपको कि नहीं ये मत करो वो मत करो, और आप डाइवर्ट हो गए। तो दो तरह का एक्शन हो गया, एक एक्शन जो सपोर्ट करता है हैप्पीनेस को अचीव करने में, और एक एक्शन जो है जो हिंडर करता है। हिंडर मतलब बाधक, एक समर्थक, सपोर्ट मतलब समर्थक है। किसको? तो अचीव करने में हैप्पीनेस को, सुख को प्राप्त करने में, हैप्पीनेस को प्राप्त करने में समर्थक है, उसका सपोर्ट करता है। और एक हिंडर करता है क्या, हैप्पीनेस को प्राप्त करने में। ठीक है, कोई भी रिक्शा वाले को अगर एसी वाले रूम में रहना है तो डेडिकेट होकर काम करना पड़ेगा, दोनों कर रहा है। लेकिन बीच में अगर कोई अगर सपोर्ट कर दिया कि नहीं नहीं तुम रिक्शा मत चलाओ, तुम ई रिक्शा चलाओ, लो हमसे 2 लाख रुपए और इससे लोन लुका के हमको 2 लाख रुपए दे देना और बाकी तुम अपना जो है कमाना, तो ये सपोर्ट हो गया। तो ऐसा एक्शन जो सपोर्ट करता है अचीवमेंट में तुम्हारे मेन गोल को, और मेन गोल हमारा क्या है, हैप्पीनेस है। तो जो भी एक्शन तुमको अचीवमेंट में जो फाइनल तुम्हारा डिजायर है उसको प्राप्त करने में अगर कोई हेल्पफुल होता है, तो इस तरह के जो है एक्शन को कहा गया है शुभ, जिसको गुड बोलते हैं आप, गुड, शुभ कहा गया इसी को, गुड एक्शन इसको कहा गया, गुड वर्क इसको कहा गया। और जो हिंडर करता है, रोकता है आपको, दैट इज कॉल्ड एविल, अशुभ। यहीं से शुभ और अशुभ का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, तो ये शुभ और अशुभ कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया, ये पूरा एक चैप्टर में, मतलब इस चार्ट में खत्म। आप चार्ट नोट कर लो, फिर मैं कहानी लिखवा देता हूँ। जो भी कर्म आपको आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचा देगा, तो आप उसको कहोगे ना, थैंकफुल रहोगे ना, तो वो चीजें कहलाती है एथिक्स के लैंग्वेज में गुड। और जो चीजें हिंडर करती है, रोकती है आपको पहुंचने में डेस्टिनेशन को, जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन, और फाइनल डेस्टिनेशन को मैं पहले लिखवा दिया हूँ कि अचीव हैप्पीनेस आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। फाइनल गोल क्या है, आपको सुख को प्राप्त करना है। तो जो सुख को प्राप्त करने में रोकेगा आपको, हिंडर करेगा आपको, दैट इज कॉल्ड एविल। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा और नोट डाउन कीजिए, मैं लिखवा देता हूँ चीजों को हिंदी में, पहले लिखवा देता हूँ फिर इंग्लिश बोल देता हूँ। जो कर्म, दूसरा पॉइंट लिखिएगा दोस्त, इसके बाद ये पाई चार्ट बन गया, इसके बाद जो कर्म सुख की सिद्धि में सहायक है, हिंदी वाले, जो कर्म सुख की सिद्धि में सहायक है उसे शुभ, उसे शुभ, और जो कर्म सुख की प्राप्ति में बाधक है उसे अशुभ कहते हैं। जो कर्म सुख की सिद्धि में सहायक है उसे शुभ, और जो कर्म सुख की प्राप्ति में बाधक है उसे अशुभ कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में, द वर्क विच हेल्प्स इन the work which helps in attaining happiness is called good. The work which helps in attaining happiness is called good, and the work which hinders the attainment of happiness is called evil, is called evil. फिर से मैं बोल देता हूँ, the work which helps in attaining happiness is called good, and the work which hinders the attainment of happiness is called evil. That's it. क्लियर? कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं, यहां तक क्लियर है? अब कहानी आगे बढ़ती है।
हेडोनिज्म, सुखवाद। हेडोनिज्म जो वर्ड आया है वो आया है हेड ऑन से, HEDON, हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब होता है हैप्पीनेस, सुख, ठीक है, जिसको आप प्लीजर भी बोलते हो, एक ही बात है, सिनोनिम्स है। तो हेड ऑन से आया है जिसका मतलब होता है सुख या आनंद, लेकिन दोनों अलग अलग है, इसलिए आनंद को हम नहीं छेड़ सकते हैं, पर सुख ही रखिएगा आप, ठीक। अल्टीमेट गोल जान ही रहे हैं, इधर लिख लीजिएगा, अल्टीमेट गोल टू अचीव हैप्पीनेस, लिख लीजिएगा फिर से शॉर्ट में। जो एंशिएंट फिलॉसफी है, एंशिएंट जिसको ग्रीक बोलते हैं आप, जो ग्रीस से आया है, ग्रीक, उसमें दो फिलोसोफर है जो स्टार्टिंग किया था हेडोनिज्म को। पहला सिरेनेक्स, सिरेनेक्स का स्पेलिंग CYRENAICS, सिरेनेक्स, एंड एपिक्यूरस, EPICURYEARS, एपिक्यूरस। सिरेनेक्स और एपिक्यूरियंस भी बोलते हैं इसको, या एपिक्यूरस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों ने स्टार्ट किया था, ये ग्रीक में थे। मॉडर्न पीरियड में, अगर मॉडर्न में देखा जाए तो अभी के आधुनिक में, तो कई सारे लोग हैं, जैसे सेप्टसबरी, सेप्टसबरी स्पेलिंग SHAFTS, सेप्टस BURY, थोड़ा स्पेलिंग लोग का बहुत भयंकर है, तो आराम से सेप्टसबरी, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेप्टसबरी, सेप्टसबरी। दूसरा हचिसन, HUTCHESOUS, इसको हचिसन बोलते हैं हिंदी में, हचिसन, हचिसियस इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसको हचिसन बोलते हैं। तीसरा है हॉब्स, एक बेंथम हो गया, मिल है, सिडविक है, सिडविक का स्पेलिंग था देख लेना, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, सिजविक, हिंदी में बोलते हैं सिजविक, तब पढ़ना SIDWIT ऐसा कुछ लिखाएगा, सिडविक देख लेना, ये है। और अपना फिलोसफी में आ गया चारवाक, ये सब लोग क्या है भाई, तो ये अभी के हैं इधर वाले। चारवाक को इसमें भी डाल सकते हो, कहीं भी डाल देना, चारवाक सपोर्ट करता है इंडियन में, ठीक है, तो इतना याद रखना। तो इतने लोग हैं हेडोनिज्म में। चारवाक के लिए एक लाइन लिख दो, लिखवा देता हूं आगे, चारवाक जहां लिखे हो ना उसके पास एक श्लोक लिख देना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम, ये संस्कृत का श्लोक है, एज इट इज लिखना है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बस इतना याद रखना। मतलब है वही ईट ड्रिंक वही वाला है कि जब तक जियो, संस्कृत का लाइन याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, मतलब जब भी तुम जी रहे हो ऐसे एकदम मस्त में जियो, वहीं पर जो सुख वाला टर्मिनोलॉजी है ना, हैप्पीनेस, दैट इज हेडोनिज्म, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि इसका जो एथिक्स है वो हेडोनिस्टिक है, बिकॉज इसमें टर्मिनोलॉजी में सुख आया है। देखो ये सुख जो वर्ड आ गया ना, इसीलिए इसको हेडोनिस्टिक कहा गया, हेडोनिज्म को माना गया, इसीलिए हेडोनिस्टिक क्यों बोलते हैं हम लोग, बिकॉज उसने सुख शब्द को यूज किया है एज इट इज, वैसे ही जैसे वेस्टर्न में लोग ने यूज किया। तो यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो हैप्पीनेस के साथ जियो, ऋणम
ऋणम मतलब कर्ज, ऋण जिसको बोलते हो आप, ऋणम मतलब कर्ज, कृत्वा करके, घृतम मतलब घी, घी पिए ना दूध इसमें दाल वाल में डाल के जो पीते हैं घी, तो घृतम, और पीबेत मतलब ड्रिंक। ठीक है, यावत जीवेत, इसको याद भी रखिएगा, कभी बोलने में अच्छा लगेगा, लिखने में भी अच्छा लगेगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। चार्वाक क्यों सुखवादी है? बिकॉज सर उसने जो एग्जाम्पल दिए, जो एग्जाम्पल सेट किया, जो उदाहरण दिया, जो जो श्लोक यूज किया है, उस श्लोक में एक शब्द आता है सुख, और उस सुख का वही मतलब है जो मतलब वेस्टर्न फिलोसफी में बाकी लोगों का है। दैट्स वाई चार्वाक हेडोनिस्टिक फिलोसोफर है। इसलिए स्पष्ट बताना मैं समझ रहा हूं, क्योंकि इंडियन फिलोसफी में बहुत चीज विवादित होता है। विवादित शब्द में 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, 2 का। जैसे मन और आत्मा, ये विवादित है। इंडियन फिलोसफी में दोनों का 2 अलग अलग मन होता है। इंडियन फिलोसफी में सुख का मतलब और तुम्हारा आनंद का मतलब अलग अलग होता है। इंडियन फिलोसफी में ईश्वर और भगवान अलग अलग होता है। ईश्वर, इसको ब्रह्म भी बोल सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका अलग अलग मतलब होता है इंडियन और वेस्टर्न में। तो वेस्टर्न में तो इसने एज इट इज सुख का यूज किया है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि ये हेडोनिस्टिक फिलोसोफर है। तो इसको भी साइड में नोट डाउन मार दो। ठीक, अब आते हैं कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक तो था, अब कहानी आगे बढ़ती है। एक इंसान जो है, ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, उसके पास 2 चीजें होती है, या तो भावना, दैट इज कॉल्ड आपका सेंसिबिलिटी, और दूसरा आपके पास इंटेलेक्चुअल पावर, बुद्धि, दैट इज कॉल्ड रीजन। एक इंसान के पास 2 ही चीज होता है, तीसरा कुछ भी नहीं होता है। याद रखिएगा। इसी बात को जो है विकास दिव्यकीर्ति सर ने, वो हमारे जो मोटिवेटर है, हमारे संदीप माहेश्वरी वाले, जो संदीप माहेश्वरी के जो पॉडकास्ट है उसमें आए थे। एक लड़की ने पूछा था, या कोई किसी ने पूछा, सर इसको कैसे बैलेंस किया जाए? तो उन्होंने कहा कि इंसान को मध्यवर्ती होना चाहिए, मिडाइबल होना चाहिए हमेशा। जहां लगे उसको कि थोड़ा इमोशनल हो जाए वहां हो जाए, और जहां लगे कि इंटेलेक्चुअल होना है तो हो जाए। ठीक, इसीलिए इंसान को मिडिल पे रखना चाहिए। आज आईआईटी में एथिक्स या फिलोसफी इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि वो लोग को कोडिंग में फिलोसफी यूज करता है। चाहे आप सिविल ब्रांच के हों, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के भी हों, लास्ट में थर्ड ईयर आते आते सब लोग कोडिंग में जुड़ जाता है। इसलिए जुड़ता है क्योंकि कंपनियां आती है, कोडिंग देखती है। कोडिंग एक तरह का मान लीजिए कंप्यूटर पे रनिंग प्रोग्राम होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी आएगा तो भी आपसे पूछेगा ये वो। तो एथिक्स क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि देखा गया रेशियो में कि जब कोई लड़का 12th पास करता है, तो 12th पास करने के बाद ना उसको ज्यादा, जैसे अभी आप लोग बहुत मैच्योर्ड है, लेकिन जब आप 12th पास करते हैं तो उसमें आप सही निर्णय नहीं ले सकते। तो बहुत पढ़ा लिखा लड़का, बहुत कोटा उटा मेहनत किया, आईआईटी पहुंच जाता है। तो होता क्या है कि वो धीरे 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 कटने लगता है, वो अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। और जब उसको मान लो कोई अच्छा सा पैकेज मिल गया 1 CR 2 CR पर एनम का, और उसको ले गया अमेरिका, अब वो मशीन की दुनिया में रहा, वहां खो गया, वो हेडोनिज्म में बना दिया खुद को, अपने आप को एक तरह का सबको वस्तु समझने लगा। और होता फिर क्या है कि उसके अंदर मर जाता है उसका मोरालिटी। और जब इंसान के अंदर मोरालिटी मर गया, सेंसिबिलिटी मर गया, तो फिर वो रैशनल हो जाएगा, फिर उसको कोई फीलिंग्स नहीं होती है। जल्लाद कभी सेंसिबिलिटी नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि उसका वो ड्यूटी बन जाता है। अब जो जैसे जो डेथ बॉडी को जब वो उसको करता है, वो फाड़ता चीरता होगा, आप इमेजिन करो कभी, वो भी एक इंसान है, और सामने में लेटा हुआ भी एक इंसान ही होगा जो मर गया है, पॉइजन खा के मरा है, किसी को कुछ हो गया है। एक इंसान दूसरे इंसान को काट रहा है, पूरा बॉडी फाड़ देता है, अंदर से सारा वो निकाल लेता है। जैसे हम लोग चिकन विकन खाते हैं, जो लोग वो लोग देखते होंगे, जैसे फेफड़ा होता है, ये होता है, वैसा ही एज इट इज पूरा अंदर का सारा सामान को, जितना भी चीजें होती है, सबको खींच के रख लेता है। क्योंकि उस पर भी चेक होता है, डॉक्टर चेक करता है कि लंग्स में क्या प्रॉब्लम हुआ था,
वैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में लीवर होता है, वही बता सकता है एग्जैक्ट क्या हुआ था इसके साथ। तो अब सोचो, इमेजिन करो कि वो कैसा हो गया है। अब डॉक्टर के सामने रोगे ना तो डॉक्टर को फील नहीं होता है। मैं पर्सनल मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरे एक टीचर हैं जो जिन्होंने मतलब मैडम जिसके पास में फिलोसफी पढ़ा था पटना में, उनके पति जो है वो डॉक्टर हैं। वो बहुत पारस एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जो पटना में है, बहुत टॉप हॉस्पिटल है, उसमें वो मतलब डॉक्टर हैं। मैंने उनसे पूछा एक बार जाके कि सर आप अभी टिफिन कर रहे हो, तो मेरे को भी बोले कि तुम भी खाओ। तो मैं बोला ठीक है, पर अभी तो आप ऑपरेशन करके आ रहे हो ना? तो बोला हाँ, अभी जस्ट पूरा ग्लव्स वगैरह हाथ वाथ धोया, पूरा खून से लथपथा एक हार्ट ऑपरेशन किया हूँ। तो मैं बोला सर कभी आपको फील नहीं होता है ऐसा, मतलब कि यार हार्ट ऑपरेशन, ये मतलब धड़कन निकाल के रखना, ये वो। कहा देखो विकास, ये सेंसिबिलिटी है तुम्हारी। जब तुम सेंसिबिलिटी तुम्हारी रगड़ा रगड़ा के खत्म हो जाएगी, मर जाएगी तुम्हारे अंदर, तब तुम केवल इंटेलेक्चुअल हो जाते हो। और केवल सेंसिबिलिटी का होना भी बहुत घातक होता है इंसान के लिए। केवल भावनाओं में होना भी घातक है इंसान के लिए। इसलिए विकास विकृति सर ने कहा कि मिडेबल पथ पे रहना है, जहां लगे। तो वो सर ने कहा कि देखो मैं अभी जस्ट आया हूँ, मेरे को नहीं लगता है सब चीजें। शुरू में जब ज्वाइनिंग किया था, डॉक्टरी जब ज्वाइनिंग किया था, तो अपने जूनियर मतलब सीनियर के साथ रहता था, तो सीखता था तो डर लगता था। खाना नहीं खा पाता था कि उसका वो वाला नस कटा, ऐसे कटा, वैसे कटा, इतना खून निकल रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे देखते देखते प्रैक्टिस करते 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 वो खत्म हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में 3-3 4-4 ऑपरेशन करके आते हैं और खाना खाते हैं आराम से, एंजॉय करते हैं, नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखते हैं। व्हाट इज दैट? कभी सोचो इसके विषय में। एक इंसान के पास दो ही चीज होता है दोस्त, या तो पढ़े लिखे रहते हैं और पढ़े लिखे के साथ साथ सेंसिबिलिटी होती है, या तो पूरा पूरी सेंसिबिलिटी हो जाता है, पूरा पूरी इंटेलेक्चुअल हो जाता है। तो फिलोसफी को इसलिए डाला गया आईआईटी में, ये ह्यूमैनिटीज को इसलिए डाला गया कि आप एक इंसान, इस बात को समझिए। आप पैसा खूब कमाइए, लेकिन जिंदगी में आप इंसान हैं, आपके माता पिता हैं, आपके चाचा है, बहन है, वो सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे अगर आप रेशनलिस्ट हो जाइएगा। तो आज जो इंसान अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में दिनों दिन जो है संख्याएं बढ़ रही है, आपने कभी देखा कि दिनों दिन बढ़ रही है? कभी आप सोचिए सब चीजों को, तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि उनके बेटे हद से ज्यादा रैशनलिस्ट हो गए, हद से ज्यादा हेडोनिस्टिक हो गए। उनको लग रहा है कि बूढ़ी माँ अगर खांस रही है तो उसको नेटफ्लिक्स का सीरीज देखने में दिक्कत हो रहा है। तो उनकी जो है उनकी बहू ने कहा कि क्या रखी हो बुढ़िया को, फेंको इसको, बाहर निकाल के फेंक दो, जमा कर दो, ले जाके दूसरे कानपुर में लगा के जमा कर दो। वो बेटा नहीं है उसको रत्ती भर, मर गया है उसके अंदर मोरालिटी। तो वो नहीं सोच सकता है क्योंकि उसके अंदर सेंसिबिलिटी नहीं है दोस्त। सेंसिबिलिटी होता हुआ मोरालिटी होता है, जिसको आप सेंसिबिलिटी कहते हो, उसी को फीलिंग्स भी बोलते हैं हम लोग। वही सेंसिबिलिटी बोलो, मोरालिटी बोलो, उसको जो बोलना है, भावना बोलो उसको, फीलिंग्स इसको आप बोलते हो कि यार तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते हो। वही फीलिंग्स जो है वही उसी को सेंसिबिलिटी बोला गया है एथिक्स के टर्मिनोलॉजी में। तो वो मर जाने के बाद ना इंसान इंसान नहीं रहता है, जानवर भी रहता है, बदतर रहता है, उससे भी जानवर से बदतर रहता है। एक हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, मैं उनको कोट करता हूँ मतलब ज्यादातर, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं उनको पढ़ा था क्लास 8 या 9 या 10 में, इसी में पढ़ा था। तो उनकी एक लाइन थी, एक निबंध था, निबंध ऐसे था, उसका टॉपिक था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये टॉपिक उस निबंध का नाम ही था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तुम्हारे अंदर जो नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं। और उस कहानी पे जब वो लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें बताते हैं, उसका एसेंस एक लाइन में समझाते हैं। उनका ये बात कहना है कि इंसान के अंदर पशुता, एनिमलनेस, या जिसको आप जानवर कहते हो, वो अभी भी है। आज भी इंसान के अंदर जानवर रहता है कोने में। इसलिए जानवर, जैसे शेर है उसका नाखून बढ़ते रहता है, या कोई भी जानवर का देखो नाखून बढ़ता रहता है, वैसे ही वो पशुता हमारे अंदर से बाहर आती है नाखून के रूप में। आज भी हमारे अंदर वो पशुता है, तभी तो बाहर आ रही है। अब इसका तुम जो है कैरोटीन बोलोगे कि सर नहीं, कैरोटीन टाइप का प्रोटीन होता है उसके, वो ठीक है, लेकिन अगर तुम सेंसिबिलिटी के लेवल पे आके देखो तो ये बात भी सही ही है। अगर सही नहीं है तो न जाने कितनी जो है लड़कियां जो है वो शिकार हो जा रही हैं आज। कितने बलात्कार हर रोज, कोई भी पेपर उठा लो, अगर आपको 10 से 12-15 बलात्कार का फोटो या उसके बारे में ना लिखा हो या छेड़छाड़ ना हुआ हो, क्यों होता है छेड़छाड़?
खुद की बहन आपको बहुत प्यारी होती है, लेकिन बगल वाले की बहन आपको प्यारी, एटलीस्ट इतना भी आप नहीं सोच पा सकते हो कि मैं इसके साथ गलत नहीं करूंगा कभी भी लाइफ में। अगर मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ तो इससे मोहब्बत करने का भी अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन आज आप देखिए 99% होता है कि वादे होते हैं और वो सारे वादे धरे के धरे रहते हैं। 1-8% में आते हैं जो अपवाद कह लीजिए, नहीं तो नहीं हो सकता है। और सफल तब होता है जब दोनों सफल होता है, तब शादी कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर पशुता है, तभी तो रेप हो रहे हैं, तभी तो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तभी तो आज लोग एक दूसरे को दबाने में लगे रहते हैं, तभी तो कास्टिज्म आ जाता है। ये सब क्यों होता है? तो ये इसी कारण होता है। यही जो टॉपिक जिसको अब मैं पढ़ा रहा हूँ, यही दोनों के कारण होता है। अगर ज्यादा पढ़, जैसे पता है तुम ज्यादा पढ़ लिए हो, ज्यादा पढ़ लेने का मतलब होता है आप इंटेलेक्चुअल हो गए हैं। आप इंटेलेक्चुअल जितना हाई हो जाएंगे और अगर आप अपने अंदर की सेंसिबिलिटी को खोते जाएंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि वो में एक लाइन है उसमें कि ए आसमान जो तू अपने बुलंदियों पे इतराता है, भूलो मत कि जमीन से ही नजर आता है। इसलिए हर इंसान में ये चीजें होनी चाहिए कि तुम कितना भी हाई लेवल को लेके जाओ, खूब पीजी पीएचडी एमफिल पीएचडी सब करो, पीडीएफ तक कर लो। इंडिया में हाईएस्ट डिग्री पीडीएफ, डबल ट्रिपल पीडीएफ कर लो, लेकिन इस लेवल को भी ऊपर लेके जाना तुम। ठीक है? हर इंसान, पढ़ाई का मतलब ये भी है, ये जो टॉपिक है ये मैं आपको एकदम लो लेवल से समझा दे रहा हूँ। पढ़ाई करना अच्छी बात है, खूब नॉलेजेबल हो जाइए आप, खूब आगे बढ़िए, आईएएस आईपीएस खूब बन जाइए, डीजीपी बन जाइए, सेक्रेटरिएट बन जाइए, राजीव जो गौवा जी हैं वो बन जाइए, लेकिन एक इंसान बनिए। ये भी जरूरी है। अगर इंसान ही नहीं बन पाए तो सब बनकर भी बेकार हो जाएगा। ठीक? तो ये दो चीजें हर इंसान के अंदर में होती है, ऐसा कहना है। हेडोनिज्म की थ्योरी कहती है कि ये दोनों चीजें होती है, हर इंसान में होती है। लेकिन शर्त ये होता है कि जब हेडोनिस्टिक वाले अपने अकॉर्डिंग जब बोलते हैं तो कहता है कि सेंसिबिलिटी इज ग्रेटर देन या सुपीरियर देन रीजन। मतलब वो इसको मानता है हाईएस्ट, इसको मानता है लोएस्ट। मतलब ये सुपर है, सेंसिबिलिटी को ऊपर रखता है हमेशा। ठीक है? वो कहता है कि इंसान की भावनाएं जो होती है वो सुपीरियर होती हैं अदर देन जो है रैशनलिज्म से। तो फिर सवाल आता है कि फिर रैशनल क्या है, रीजन क्या है, फिर रीजन को क्यों लाए तुम? तो ये कहता है कि रीजन जो है वो एक मीडियम है। रीजन क्या है? एक मीडियम होता है। जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूं ऐसा आप लोग भी बना लेना, ताकि आपको एकदम याद रहेगा चीजें डायग्राम के तौर पर। ह्यूमन में दो चीजें पाई जाती है, सेंसिबिलिटी और रीजन। हेडोनिज्म कहता है दिस इज सुपीरियर देन दिस। ठीक? तो फिर प्रश्न आता है कि फिर रीजन क्यों, रीजन को क्यों लाए? अगर मान लो इसी को मान लेते, कह देते बस मेरे लिए ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, तो क्यों लाए? तो कहता है कि रीजन मीडियम है। क्या है मीडियम? टू अचीव हैप्पीनेस। मतलब रीजन जो है एक तरह का मीडियम है, हेल्पफुल है किसको प्राप्त करने में? तो हैप्पीनेस को प्राप्त करने में। इसीलिए कोई आदमी अगर नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो वो इसलिए प्राप्त करना चाहता है यहीं पर। ये जो लाइन है, पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? अधिकारी बनेंगे। क्यों बनेंगे अधिकारी? क्योंकि आपको ये अधिकारी आपको मदद करेगा बनने, कमाने में क्या? सुख को। इसलिए हम लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कुछ नहीं। अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार होइएगा ना तो आपके लिए ये बेकार है। इसीलिए जो बेरोजगार लोग होते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, वो लोग इसको बोलते हैं बेकार। पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। कौन पढ़ लिख के बड़ा बना है? ऐसे हम लोग सुनते हैं ना, गांव देहात में बोलते हैं ना, अरे कौन पढ़ लिख के राजा बना है, नेता बनो। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझो, सेंसिबिलिटी और रीजन होता है, दो चीज होता है एक जीवन में। और अगर कोई इंसान रीजन को प्राप्त कर ले और उसको प्राप्त करने के बाद जो उसका मेन एम होता है, मेन एम क्या होता है उसका? मेन एम होता है उसको अचीवमेंट करने में। क्या अचीवमेंट करने में भाई? तो सुख को अचीवमेंट करने में। लेकिन सुख अगर नहीं मिलना लगे तो फिर वो उसके लिए सर दर्द हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं नौकरी वोकरी छोड़ो, अपना प्राइवेट बिजनेस खोलो। इसलिए कहते हैं क्योंकि रीजन के थ्रू हम, रीजन एक मीडियम होता है सुख को प्राप्त करने में। अगर सुख ही नहीं मिलेगा तो फिर बेकार चीज है, तो फिर क्यों इसको मानेंगे? तो याद रखिएगा इस बात को। अभी मैं लाइन बाय लाइन लिखवा दूंगा, लेकिन फिर याद रखना है।
ठीक है, अगर सुख मिलेगा तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, शुभ हो जाएंगी, और अगर नहीं मिलेगा तो वो चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए, अशुभ हो जाएंगी। मतलब जैसे अभी आपको बताया ना कि अगर नौकरी मिल गया तो नौकरी मिलना यानी आपको नौकरी मिला, जैसे मान लो मैं मिला नौकरी मिला, दोनों लिख देता हूँ, नौकरी मिला तो नौकरी मिलने का मतलब सुख मिला, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, गुड, गुड मतलब शुभ कहलाया। और अगर नौकरी, दो शर्त हो सकता है, या तो नौकरी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला आपको, तो आपको क्या सुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, तो इसको क्या बोलोगे आप, एविल, अशुभ। अब इसको नोट डाउन मार लो, एकदम करेक्ट हो गया, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से समझा दिया हूं। इंसान के अंदर दो चीजें, सेंसिबिलिटी और रीजन। हेडोनिज्म कहता है कि मैं तो भैया सुपीरियर मानता हूं सेंसिबिलिटी को अदर देन रीजन को। तो फिर पूछा गया उससे, तो फिर एक काम करो ना, तब जब तुम सुपीरियर मान ही लिए हो तो छोड़ दो रीजन के हाथ को, छोड़ दो मुझे। तो कहता नहीं 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 नहीं, तुमको कैसे छोड़ सकते, तुम तो मीडियम हो ना दोस्त, तुम ही सारथी हो मेरे, नैया को प्राप्त करोगे। हम पढ़ेंगे नहीं तुमको नौकरी कैसे लगेगा, तो पढ़ना हमारे लिए क्या है, एक मीडियम है। हम लोग पढ़ाई सीयूटी क्यों पढ़ रहे हो, तुमको जेएनयू जाना है, तो डेस्टिनेशन तुम्हारे लिए क्या है, जेएनयू है, जेएनयू जाके तुम करोगे क्या, तुमको अच्छा लगेगा, खुशी होगी, हैप्पीनेस मिलेगा। इसका मतलब तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, हैप्पीनेस को प्राप्त करना है ना भाई। तो हैप्पीनेस को प्राप्त तुम इमोशनल होकर नहीं कर सकते हो ना, कि सर हम बहुत गरीब आदमी हैं सर, हम बीपीएल में आते हैं सर, मैं बहुत गरीब हूं सर, प्लीज सर हमको एक सीट दे दीजिए सर। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो सेंसिबिलिटी कभी भी हेल्पफुल नहीं हो सकता किसी भी चीज में। इमोशनल, आपके इमोशनल को कोई नहीं देखेगा इस दुनिया में, तो आपको हमेशा इमोशनल नहीं होना है, और क्योंकि इमोशनल होने से कोई काम बनेगा भी नहीं, ठीक। तो फिर क्या काम बनेगा, तो रीजन से काम बनेगा। रीजन होता क्या भाई, तो रीजन मीडियम है, हमको हैप्पीनेस को प्राप्त करवा देगा। तो पढ़ना लिखना हमारे लिए मीडियम है, अल्टीमेट गोल नहीं है। कोई इंसान बता दो इसमें से जितने लोग ज्वाइन किए हो जिसका परम लक्ष्य है ज्ञान को प्राप्त करना, नो। कोई इंसान पढ़ा, आज दुनिया में मैं बता दे रहा हूँ, अपने गांव समाज छोड़ो, दुनिया की बात गोली मारो, अपना बात समझो। तुम्हारे जो सोसाइटी है, चाहे तुम गांव से बिलोंग करते हो या दिल्ली से बिलोंग करते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, मान लो मैं द्वारिका में रहता हूँ या नेहरू बिहार में रहता हूँ, उस इलाके में जितने लोग मेरे पापा को जानते हैं या तुम्हारे फैमिली को जानते हैं वो लोग, उन सब में जो है 4 लड़के का एसएससी सीजीएल निकला, 2 लोग का बैंक पीओ निकला है। तुम्हारा हमेशा एक के टारगेट होगा, जब भी निकलेगा आईआरएस आईपीएस आईएएस निकला, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, उससे अधिक ही होगा। तो क्या है मतलब, आपको टारगेट क्या आपके लिए, सुख को प्राप्त करना है। तो इसलिए आप फिर ताबड़तोड़ के नीतू मैडम का कोचिंग पकड़ोगे, या जो भी तुम्हारे उधर का है उनको पकड़ोगे, विजन आईएएस को पकड़ोगे, दृष्टि आईएएस को पकड़ के फटाफट जो है अपना रीजन को क्लियर करोगे। रीजन क्लियर होगा तो आपका मीडियम क्लियर हो जाएगा, मीडियम जैसे क्लियर हुआ तो तुरंत आपको मिल जाएगी नौकरी, नौकरी मिल जाएगी तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी समाज में, आपको मिल जाएगा जो आपका ड्रीम था, जिसको आप लोग लिखते हो ड्रीम्स कम ट्रू, ड्रीम कम्स ट्रू। वो क्या है, वो ड्रीम्स जो था वही आपका अल्टीमेट गोल था, अब वो ट्रू हो गया। अब आपका, अभी बाय द हेल्प ऑफ योर डेडिकेशन, बाय द हेल्प ऑफ योर हार्डनेस, मेहनत। वो मेहनत जो करते हो वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो जी, मेहनत में हम लोग किसान थोड़ा ना है, हम लोग तो स्टूडेंट है, स्कॉलर है, तो हम लोग पढ़ाई करते वही हमारे लिए हार्डनेस होता है, वही हमारे लिए डेडिकेशन होता है। तो बुद्धि हमारे लिए हेल्पफुल होती है किसको प्राप्त करने में, हैप्पीनेस को प्राप्त करने में। अगर हैप्पीनेस मिल गया दैट इज कॉल्ड गुड, और अगर नहीं मिला दैट इज कॉल्ड एविल। दैट्स ऑल। क्लियर हो गया सभी को, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू। अब आते हैं दूसरा, इधर इतना लिखवा देते हैं तो अनपच हो जाएगा तुम लोग के लिए, ठीक है लिखो फिर, ये बना लेना, अब लिखना हेडोनिज्म में ये लाइन लिख देना कि सुपीरियर देन रीजन, सेंसिबिलिटी इज सुपीरियर देन रीजन, एक लाइन बस मार दो, सेंसिबिलिटी इज सुपीरियर देन रीजन, बस। और उसके बाद 2-3 पॉइंट लिखो। पहला लाइन लिखना है, अब इसके बाद 2-3 लाइन तो हिंदी में पहले लिखवा देते हैं कि बुद्धि केवल भावनाओं को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन है।
बुद्धि केवल भावनाओं को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन है। क्लियर है? एकमात्र साधन है। ये पहला लाइन था। इंग्लिश में रीजन या विजडम जो बोलो आप, रीजन या विजडम जो बोलना है स्लैश देके दोनों लिख सकते हो। रीजन इज द ओनली मीन्स टू सेटिस्फाई सेंसिबिलिटी या इमोशन। रीजन स्लैश wisdom is the only means to satisfy emotions slash sensibility। ये पहला स्टेटमेंट है दोस्त। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि बुद्धि को तभी शुभ माना जाएगा, देखो बुद्धि को तभी शुभ माना जाएगा जब वो बुद्धि को तभी शुभ माना जाएगा जब वो सुख की प्राप्ति में सहायक हो। सुख की प्राप्ति में सहायक हो तभी उसको शुभ माना जाएगा। बुद्धि को तभी शुभ, कब शुभ मानिएगा? जब वो सुख को मिलाएगा तब ना शुभ बोलिएगा उसको, ये मेरे लिए शुभ है क्योंकि आपसे सुख मिला आपको उससे। तो बुद्धि को तभी शुभ माना जाएगा जब वो सुख की प्राप्ति में सहायक हो। तो इसका इंग्लिश में लिखना है हमको कि विजडम या रीजन, विजडम विल बी कंसिडर्ड wisdom will be considered as a happiness, as a happiness, as a happiness only when it helps in, only when it helps in, only when it helps in satisfying emotions। ठीक है? ठीक है, दो लाइन कंप्लीट हो गया। देखिए कि कहानी में एक ट्विस्ट ये था कि अभी सेंसिबिलिटी के बारे में आपको केवल इतना बताए थे हम कि सेंसिबिलिटी हायर होता है रीजन से। ठीक है, सेंसिबिलिटी हायर होता है रीजन से, केवल इतना बताते हैं। और कहानी का ये पार्ट आपको हम पढ़ा दिए और लिखवा भी दिए। इस पार्ट को छोड़ दिए, छोड़ेंगे नहीं, अभी दो लाइन में समझा देते हैं। सेंसिबिलिटी भावना, भावना या फीलिंग्स जिसको बोलते हैं, इमोशन जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, सबसे पहला लाइन याद रखिएगा कि हर इंसान को सपना जो देखना होता है ना वो सुखद होता है। याद रखने का, सपना जो होता है, कोई भी ड्रीम आप देखते हो या कोई भी फीलिंग्स जो होती है, कैसा फीलिंग, सैड फीलिंग्स नहीं, मतलब इसको गुड वे में लेना है। तो फीलिंग्स हमेशा उसको क्या देती है? हैप्पीनेस देती है। ठीक है, फीलिंग्स हमेशा क्या देती है? सर प्लीज रिपीट द लास्ट लाइन, नेटवर्क इशू। देख लेना यार बाद में, भी छोड़ो, बाद में देख लेना। तो सेंसिबिलिटी क्या होती है? सेंसिबिलिटी एक तरह का क्या है आपका? भावना है। और जैसे भावनाओं में मान लो बह जाते हैं, हम लोग कहते हैं भावनाओं में बह गए। तो हर इंसान को सपना, जैसे सपना देख रहे हैं आप, तो वो हमेशा आपको सुखद होगा। कोई भी फीलिंग्स जो होती है ना वो सुखद होती है। पुरानी यादें देखो आप, याद करके स्कूल की यादें देखो, स्कूल टाइम की यादें देखो, आपके लिए बहुत मजा आएगा, आपको बहुत यादें आएंगी, यार हम पहले ऐसे थे वैसे थे। और इसका एक इंटरनल जो होता है वैल्यू होता है जो केवल आप समझते हो। जैसे मान लो आप हो डीयू में, ठीक है, आप अपने एक दोस्त जो डीयू का ही फ्रेंड है उससे बात कर रहे हो और आप बता रहे हो कहानी अपना आसाम वाला कि मैं आसाम में जब था तो मैं ऐसे करता था, मैं पार्टिसिपेट करता था कोई प्ले में, या फिर मैं सिंगिंग करता था, मैं डिबेट कंपटीशन में भाग लेता था। ये बंदे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। क्यों? दैट इज योर मैटर, दैट इज योर इंटरनल मैटर। ठीक, दैट इज योर इंटरनल मैटर। फिर ये तुमको सुनाएगा तो तुम बिहारी मन में चलेगा, अच्छा बेटा हम तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम मेरा कितना सुन रहे थे,
हाँ हाँ तुम भी करो, हाँ यार बात तो सही है, होता ही है ऐसा, बात तो होता ही है, बहुत अच्छा था टाइम हम लोग का, बहुत अच्छा कटा था, सही बोल रहे हो दोस्त तुम। तो जिसके पाँव का काटा है दोस्त, जिसकी भावनाएं हैं दोस्त, वो वही बूझता है। इस दुनिया में आपकी तकलीफों को, आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझता है सिवाय आपके। दैट इज अ फिलोसफी। आपको कोई इस दुनिया में नहीं समझ सकता है सिवाय आपके। इस दुनिया में कोई आपको नहीं समझ सकता है सिवाय आपके। क्यों? क्योंकि सेंसिबिलिटी जो होती है ना दोस्त, वो आंतरिक होती है। आंतरिक मतलब इंटरनल बोलिए आप उसको, या इंट्रिंसिक बोलिए उसको, इंट्रिंसिक बोलिए उसको। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, या इंटरनल बोलिए आप उसको। कोई भी सेंसिबिलिटी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो इंटरनल होती है। जिसके पांव का काटा है उसका दर्द वही जानता है। ठीक। तो सेंसिबिलिटी से दो चीजें निकल के आई कि सेंसिबिलिटी जो है वो अपने आप में ही क्या है, हैप्पीनेस है। कोई भी सपना अपने आप में ही क्या है, हैप्पीनेस है। तो इसका एक लाइन तो ये समझ में आ गया आपको कि ये स्वयं में ही क्या है, अपने आप में ही डैम सेल्फ क्या है, ये शुभ है। शुभ इसलिए है क्योंकि इससे आपको मिलता है सुख, मजा आता है। और जो चीज में मजा आता है उसको क्या बोलते हैं आप, शुभ बोलते हैं ना जी। अब जैसे पता चला आपको ना, नौकरी मिलेगा तो पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो आपको मजा आएगा इस दुनिया में, और दैट इज कॉल्ड गुड। तो उसी तरह सपना देखिएगा, सपना से आपको मजा आएगा, ड्रीम खूब बनाइए। तो ड्रीम क्या होता है, सुख होता है, और सुख से आपको क्या मिलता है, मजा आता है लाइफ में, तो उसको कहते हैं गुड। तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि स्वयं में अपने आप में क्या होता है, ये गुड होता है, शुभ होता है सेंसिबिलिटी। और दूसरा पता चला कि ये इंटरनल इसकी वैल्यू होती है, आंतरिक वैल्यू होती है इसकी, एक्सटर्नल वैल्यू नहीं होती है। इंटरनल फीलिंग्स आपकी होती है ना, आपको तो नहीं, मेरी फीलिंग्स तुम नहीं समझे हो। ठीक है, मेरी फीलिंग्स मतलब तुम अपने बारे में बता रहे हो ना, तो दैट इज योर इंटरनल पार्ट, दैट इज योर पार्ट, योर मैटर। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई कि सेंसिबिलिटी में हमेशा दो चीजें आएंगी, एक आपका इंटरनल वैल्यू, और दूसरा कि सेंसिबिलिटी जो होती है वो गुड होती है, इटसेल्फ, देम सेल्फ जिसको आप बोलते हो, खुद में अपने आप में वो अच्छा होता है। तो दोनों लाइन लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए पहले कि भावनाएं स्वतः शुभ है। पहला पॉइंट ऐसे करके, सेंसिबिलिटी जहां लिखे थे ना दोस्त, इधर वाले में इसमें 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। सेंसिबिलिटी जिसको भावना कहते हैं, तो भावनाएं स्वतः शुभ होती हैं, और दूसरा पॉइंट में इनका आंतरिक मूल्य होता है, इनका आंतरिक मूल्य होता है, इनका आंतरिक मूल्य होता है, इनका आंतरिक मूल्य होता है। 2 लाइन लिख दिए, इंग्लिश में लिख दीजिए इसको। इमोशंस या सेंसिबिलिटी आर गुड इन देमसेल्व्स। इमोशंस या जिसको आप सेंसिबिलिटी बोलते हो, तो इमोशंस या सेंसिबिलिटी स्लैश देख लिखिएगा, आर गुड इन देमसेल्व्स, देमसेल्व्स एक पहला पॉइंट था। दूसरा, दे हैव इंटरनल वैल्यू, दे हैव इंटरनल वैल्यू। ठीक है, हो गया क्लियर? अब खत्म। हेडोनिज्म क्या होता है ये एटलीस्ट आपको पता हो जाना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं काइंड्स ऑफ हेडोनिज्म पे। डाली जल्दी। काइंड्स ऑफ हेडोनिज्म, थोड़ा टाइम लगेगा, आज थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आधा घंटा और लेंगे आप लोगों से। जिसको जाना है बता के 10 बजे चले जाना। काइंड्स ऑफ हेडोनिज्म मतलब जो हेडोनिज्म है उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। तो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं हेडोनिज्म। एक होता है साइकोलॉजिकल लेवल का, नोट डाउन करते चलो सब। साइकोलॉजिकल का, साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद। और एक होता है इथिकल जो है हेडोनिज्म, नैतिक सुखवाद, नैतिक हेडोनिज्म। ठीक है, आराम से समझना है ये क्या होता है इथिकल, और ये क्या होता है। अब यहाँ लिख के छोड़ दो। देखो, मनोवैज्ञानिक मतलब आपका इससे मन से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, और इथिकल तो इथिक्स ना, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसको
SVD बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं इसको, ऐसा कुछ होता है, जो आर्टिकल 35 से लेकर 51 के बीच में आता है। और ये कहता है स्टेट को, राज्य को, DPSP बोलना, हाँ, तो DPSP कहता है, जो आर्टिकल 35 से 51 में आता है, ये कहता है कि हर एक राज्य को हितकारी या लाभकारी या इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो, सोशली हो, अपने प्रजा को, अपने पीपल जो भी आपके स्टेट में है उसको लाभ पहुंचाइए। ये उसका मोटो है, DPSP का मोटो यही है। क्या है कि आपको या तो इथिकली या इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, आपको हमेशा अपने सपोर्ट में जो भी लॉ बनाइए स्टेट में, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसका इम्पैक्ट या बैड इम्पैक्ट आपके प्रजा पे ना पड़े, आपके स्टेट के जो लोग हैं, आपके जो भी स्टेट के वोटर हैं उस पर ना पड़े। तो हमेशा एक हितकारी प्लान बनाया जाता है, एक जो है हैप्पीनेस लाए, आपके खुशहाली लाए आपके समाज में, ऐसा बनाना चाहिए। तो इथिक्स इज ए टर्मिनोलॉजी वेयर वी यूज शुड, वेयर यू यूज शुड, ऐसा बनाना चाहिए जिससे समाज, मतलब हर इथिक्स का सब जब भी यूज करिएगा ना, वो हमेशा शुड में होता है। और वही कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़िएगा तो उसका पार्ट जब 3rd पढ़िएगा, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 12 से लेकर जो है तुम्हारा वहां तक पहुंचती है, उसी के बीच में 35 या समथिंग, 35 ये 36 से, सॉरी ये है 35 तक वो होता है। तो उसमें ही कहा गया है कि एकदम मस्ट, मतलब एकदम मस्ट, जैसे कि जैसे आर्टिकल 21 कहता है पर्सनल, आपका खुद का लाइफ है, वो एकदम मस्ट मिलेगा आपको। जीवन जीने का जो आपका फ्रीडम है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमारा भारतीय संविधान कभी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि आपको मरने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जो चालान काटते हैं वैसे नहीं काटते हैं, या आप हेलमेट नहीं पहनते तो आर्टिकल 21 पे काट लिया जाता है। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन मैं बता इसलिए रहा था क्योंकि इथिकल जो पॉइंट होता है ना, वो लाइक DPSP होता है, मतलब आपको ऐसा चाहिए, आपको रहना अच्छे से चाहिए, आपको खाना अच्छे से चाहिए। दिस इज नॉट मैंडेटरी, डिपेंड अपॉन यू हाउ टू टेक इट। तो एथिकल चीजें जो होती है जो हमें सदा सदा जो है ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ऑल द स्टेटमेंट कम्स इन एथिकल हेडोनिज्म, या ये सब चीजें जो होती है वो एथिकल में आ जाती हैं, जिसमें चाहिए होता है यूज, मस्ट नहीं होता है, मस्ट इज यूज देयर। साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म में मस्ट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? तो देखो यार, मेंटली लेवल पर ना हर इंसान को ना, देखो तुम कितना भी कोई भी फिलॉसफी पढ़ लो, चारवाक ना दोस्त हर जगह एप्लीकेबल है। मैं मानता हूं, ये मेरा पर्सनल मानना है कि तुम चाहे कुछ कर लो, आओगे घुर फिर के तुम चारवाक पे ही। तुम कितना भी आर्ट फिलोसफर पढ़ लो, मुझे नहीं लगता कि आज का जनरेशन कोई इंटरेस्टेड होगा ब्रह्म को प्राप्त करने में। या मुझे ब्रह्म तो छोड़ो ब्रह्म तो बहुत बड़ी बात होगी, कोई इंसान केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ रहा है, सबके मन में इकोनॉमिक्स घूम रहा है। ठीक, चाहे आप क्या पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, मैटर इज दैट किसी तरह हमको मिल जाए बाबू नौकरी। क्यों? क्योंकि नौकरी मिलेगा तो घर में सुख आएगा, और सुख आएगा तभी हम लोग ऐश मौज के साथ जिंदगी जिएंगे, शुभ पूर्वक जिंदगी जिएंगे। तो घुरा फिरा के कहाँ जाओगे तुम? आओगे तो चारवाक की गली में ही। ठीक, तो साइकोलॉजिकली यानी मेंटली लेवल पर हर इंसान क्या प्राप्त करना चाहता है, हम लोग या हर एक इंसान का क्या एम्बिशन होता है, क्या मोटो होता है? तो मोटो एक ही चीज है कि किसी भी तरह माल मटेरियल था मेटल है, किसी तरह हमको पैसा कौड़ी मिल जाए, हम जीवन को सुखपूर्वक जिए। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मेन अचीवमेंट क्या होता है हमारा? टू अचीव हैप्पीनेस। ये हमारा नहीं बल्कि हर एक इंसान का, ये तो साफ करता है, ये तो साफ कह देता है हर इंसान का। अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस जो है वो हर इंसान के लिए इज द एम ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स, एवरी, नॉट ओनली यू मी, एवरी ह्यूमन बींग्स। अब उसमें से 2-4 निकल जाए तो दैट इज अपवाद, वो उसका काउंट नहीं कर सकते आप। अगर 100 में से एक आध निकल जाए सिपाही तो मतलब नहीं है, वो भी चोर ही हो जाएंगे लास्ट में, या नहीं भी होंगे तो फिर वो अलग हो जाएंगे। बाकी 99% जो है वो वही है। तो कोई भी इंसान पढ़ाई इसलिए नहीं करता है कि उसको ज्ञान प्राप्त करना है, उसको नौकरी प्राप्त करना है। प्रायोरिटी इज व्हाट? टू अचीव जॉब। और जॉब अचीव करने से आपको पैसा मिलेगा, पैसा से क्या करेंगे? सुख मिलेगा आपको। ठीक, खैर, तो
ये था हमारा साइकोलॉजिकली। ये इथिकली क्या होता है, तो इथिकली चाहिए, मिलना तो चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं मिला। अब विडो जितनी भी होती हैं, विधवाएं जो होती हैं, उनको समाज तिरस्कार करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सोसाइटी में जो है बहुत सारा फंड आता है, जो विधवा पेंशन जिसको आप बोलते हो, विडो पेंशन जिसको बोलते हो आप, मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता है। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जब आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा, आप ग्रेजुएशन में एंडिंग पॉइंट पे हो, मास्टर कर रहे हो, जब आप समाज को देखोगे ना अपने कलम से, अपने नजरिए से, तो लगेगा यार इतना इथिकली नहीं है समाज हमारा। लगता है सब पेपर वर्क होता है, ग्राउंड रियलिटी जाके देख लो तो तुमको आश्चर्य लगेगा। ठीक है, तो इथिकली होना चाहिए था ऐसा कि सबको, हेडोनिज्म कहता है कि, एथिकल हेडोनिज्म कहता है कि सबको सुख मिलना चाहिए, मिलना तो चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता है, क्या कीजिएगा, मिलना तो चाहिए। रिक्शे वाले को भी उतना ही सुख मिलना चाहिए जितना अनिल अंबानी को मिल रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं मिल पाता है। That's why we use should in ethical hedonism. We can't use must in this, because you know that कि यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, ये भरो ना भरो, जब फॉर्म होता है ना उसमें मैंडेटरी लिखा रहता है, जहाँ पर मैंडेटरी तो मतलब मैंडेटरी, और मैंडेटरी जिधर नहीं लिखा रहता, भरो ना भरो डजेंट मैटर। जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, कभी वो उसको आप मार देते हो डू, मतलब सेम सेम, वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ तो है ना एड्रेस, लेकिन नाम एकदम मैंडेटरी होता है कि वो चीजें से गलत नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह एथिकल हेडोनिज्म मैंडेटरी नहीं है, वो ठीक है, वो मिलना चाहिए था, नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। तो इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो फिर लिखना शुरू करो। साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म की तरह एक पॉइंट मार दो, ठीक है, लिखो पॉइंट, हिंदी में लिखो कि सुख की प्राप्ति ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। इंग्लिश में अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस इज द एम ऑफ एवरी attainment of happiness is the aim of every human beings। ठीक है, दूसरा लिखना, दूसरा पॉइंट इसी में लिख देना, फोकस्ड हिंदी में भी लिखना है तो वही लिखना है, फोकस्ड क्या, मस्ट पर फोकस किया जाता है, मस्ट लिख लो, हिंदी में इंग्लिश सब सेम है। फोकस्ड किसको रखा गया है, एकदम मस्ट होना चाहिए। एथिक्स पे आ जाओ, एथिकल पे आ जाओ, एथिकल पे लिखो हिंदी में, सुख प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, सुख प्राप्ति मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे उसको कि अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस शुड बी द एम ऑफ ह्यूमंस लाइफ। अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस शुड बी द एम ऑफ ह्यूमंस लाइफ, एम ऑफ ह्यूमंस लाइफ। फोकस्ड, दूसरा पॉइंट है फोकस्ड शुड। ये जो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म लिखा हो ना दोस्त, इसमें 3-4 ना एथिकल फिलोसोफर का नाम डाल दो, याद रहेगा। इधर एथिकल वाले में जो सपोर्ट किया ना इसको, उसका नाम लिख लो। एक सिरनेक है, सिरनेक, हिंदी में ऐसे लिखा है सिरनेक, स्पेलिंग इंग्लिश में CYRNENAICS, CYRNENA, नैना, CYRNENAICS, सिरनेक बोलते हैं उसको। दूसरा पॉइंट लिख लो, इसमें सपोर्टर है 4 लोग, ह्यूम बेंथम मिल। इधर में भी, इधर वाले में इसका जिक्र नहीं जरूरी, क्योंकि इसका जरूरी वैसे भी नहीं है।
ठीक है, ठीक है, हो गया। तो इतना तक था कहानी इसका। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब यहां पर था कि काइंड्स ऑफ हेडोनिज्म, काइंड्स था, प्रकार था। अब प्रॉब्लम ये आई कि किसके लिए सुख को प्राप्त करना है, किसके लिए सुख को प्राप्त करना है, फॉर होम, किसके लिए सुख प्राप्त करना है आपको। पहले तो सब प्रकार था, अब प्रकार में अब आगे किसके लिए प्राप्त करना है। ठीक है, खुद के लिए, तो यहाँ पॉइंट बना लो, हेडलाइन डाल दो, फॉर होम हैप्पीनेस इज टू बी अचीव्ड, फॉर होम हैप्पीनेस इज टू बी अचीव्ड, किसके लिए आपको सुख प्राप्त करना है। लिख लो, इस पर ये पूरा लिख लो, ये हेडलाइन बनेगा, इस पे एक थ्योरी आ जाएगी, किसके लिए सुख प्राप्त करना है, प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। फॉर होम हैप्पीनेस इज टू बी अचीव्ड, किसके लिए, एक तरफ थ्योरी आ जाएगी, फॉर सेल्फ, फॉर अदर्स, खुद के लिए या दूसरों के लिए, खुद के लिए या दूसरों के लिए। अगर खुद के लिए, अगर आपको खुद के लिए चाहिए सुख, इस लाइन से देखो, मैं लिखवा थ्योरी उतना नहीं लिख पा रहा हूं, बस बेसिक बेसिक लाइन है। खुद के लिए चाहिए, फॉर सेल्फ, अगर खुद के लिए आपको सुख चाहिए, दैट इज कॉल्ड एगोइस्टिक हेडोनिज्म, एगोइस्टिक हेडोनिज्म। अगर कोई इंसान खुद के लिए जीता है, दैट इज कॉल्ड एगोनिस्टिक, सॉरी एगोइस्टिक, एगोइस्टिक, EGOISTIC, एगोइस्टिक मतलब स्वार्थ मूलक सुखवाद, स्वार्थ मूलक सुखवाद। स्वार्थ मूलक सुखवाद। और अगर आप दूसरे के लिए, मतलब फॉर अदर्स, अगर आप दूसरे के लिए जी रहे हो, तो उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्टिक, ALTRUISTIC, एल्ट्रुइस्टिक या यूनिवर्सलिस्टिक, यूनिवर्सलिस्टिक, UNIVERSALISTIC, यूनिवर्सलिस्टिक। यूनिवर्सल में ISTIC जोड़ देने के बाद यूनिवर्सलिस्टिक हो जाता है, या एल्ट्रुइस्टिक होता है, जो दूसरे के लिए जीता है, दैट इज कॉल्ड परार्थ मूलक सुखवाद। परार्थ, दूसरे के लिए, परार्थ मूलक सुखवाद। जो खुद के लिए जीता है दैट इज कॉल्ड एगोइस्टिक हेडोनिज्म, जो दूसरे के लिए चलता है एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म। दोनों हेडोनिज्म में ही है, लेकिन एक खुद के लिए है, एक दूसरे के लिए है। ठीक, इसके सपोर्टर को लिख लो, जो खुद के सपोर्ट में आता है। एक है एपिक्यूरस, EPICURENS, एपिक्यूरस। दूसरा है सिरनेक्स, सिरनेक्स। एपिक्यूरस है, एपिक्यूरस का स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूं, EPICURENS, एपिक्यूरस। दूसरा सिरनेक्स, 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 हिंदी में सिरनेक्स लिखना है। सिरनेक्स से स्पेलिंग है CY, ये सब इथिकल फिलोसोफर है, CYRENAICS, सिरनेक्स। तीसरा है हॉब्स, हॉब्स। ठीक है, ये लोग खुद के लिए जीता है। तो ये था किसके लिए जीना है आपको, किसके लिए सुख प्राप्त करना है। अब आगे बढ़ते इसके, यहां तक ठीक है। अभी आगे बढ़े या छोड़ दे यहां तक, किसी को दिक्कत, यहां तक में दिक्कत है। हेलो, नो सर। समझ आ रहा है बाकी लोगों को। ओके, लड़कियों में कोई नहीं बता रही है, नहीं क्लियर, ईसा क्लियर नहीं है, ईसा, ईसा। नहीं सर, डाउट नहीं है, क्लियर है सर। अच्छा, घुमा के बोल रही है, डाउट नहीं है मतलब क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। तो ये था कि फॉर हुम
हेडोनिज्म किसके लिए तुमको चाहिए? खुद के लिए चाहिए या दूसरों के लिए चाहिए? अगर खुद के लिए चाहिए दैट इज एगोइस्टिक, दूसरों के लिए चाहिए तो ठीक है एल्ट्रुइस्टिक, दैट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सलिस्टिक हेडोनिज्म। ये तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आया है। अब किस प्रकार का चाहिए, अब ये भी तो कहानी होगी ना, किस प्रकार का सुख आपको चाहिए। जैसे मान लो कोई होटल तुम बुक करते हो, तो कैसा होटल बुक करते हो? जिसका रेटिंग बहुत हाई होता है, लाइक 5 में 4 अगर रेटिंग है तो चलो ठीक है, ये तो बेस्ट होगा। व्हाट काइंड ऑफ जो है हैप्पीनेस शुड बी एम। हम लोग किसके लिए एम करते हैं, हम लोग कैसा चाहते हैं, तो किस प्रकार का चाहते हो? तो हेडलाइन हो जाएगा इस बार कि किस, हाँ फिर जाइए एकदम, किस प्रकार का, लिखिए किस प्रकार का, पहले हिंदी में लिख देता हूं, किस प्रकार का सुख प्राप्त करना हमारा, हमारा मतलब वी यहाँ पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये भी एक टॉपिक बन गया आपका, एकदम शॉर्ट में सब एसेंस निकाल के रख दिए दोस्त, पूरा जितना एथिक्स फिथिक्स सब जितना था सबको एक जगह ला के रख दिया हूँ। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस शुड वी एम टू अचीव, व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस शुड, व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस शुड वी एम, वी डब्ल्यू ई वी एम ए आई एम एम, वी एम टू अचीव। हम लोग कैसा करते हैं कि हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो इसमें एक विवाद हुआ, एक लोगों ने कहा कि हमको सुख मिले चाहे जैसे मिले, मतलब अगर किसी को शराब पीने पर भी सुख मिले तो बस मिले। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोई अगर कोई इंसान है, चोरी करने से अगर सुख मिलता है तो मिलता है, ऋण जिसको जैसे आप बोलते हैं ना, ऋण पीकर, ऋण लेकर, कर्जा लेकर भी अगर मजा आ रहा है तो ले लो, खाओ पियो एकदम ऐश करो, चिकन खाओ मटन खाओ, एकदम खूब इंजॉय करो। किसी को मर्डर करने के बाद भी तुम बैंक में रोबरी करते हो और वहां से पैसा कौड़ी मिल रहा है और उससे तुमको सुख मिलेगा तो कर डालो। तो एक तरह का सुख तो वो हो गया, और एक तरह का सुख होता नहीं बाबू, अच्छा करोगे तो ही अच्छा होगा, ठीक है ना, गलत करोगे तो हमेशा गलत होगा। गलत वाले हमेशा गलत लास्ट में पकड़ा जाते हैं, चोरी करने वाले एक दिन ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। ऐसा क्यों बोला गया है, कभी सोचिए आप? तो इसी कारण बोला गया है कि अगर चोरी करोगे तो एक ना एक दिन तुम पकड़ा ही जाओगे। तो ये एक ना एक दिन का मतलब क्या होता है, जो सुख होता है तो उसमें जो है क्वालिटी डिफरेंस होता है, क्वालिटी डिफरेंस होता है। चोर का जो सुख होता है, देखो ना, चोर का घर कभी अंजोर नहीं होता है। कहावत है कि चोर के घर में कभी अंजोर नहीं होता। अंजोर का मतलब लाइट नहीं होता उसके घर में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो 10 आदमी को तुम रुला के अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्टनेस समझते हो तो ऐसा है नहीं बॉस। चोर के घर में कभी अंजोर नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके साथ 10 लोगों की उसकी बद्दुआएं लेके चलता है, ठीक है। तो ये जो है चोर, इसके घर अंजोर नहीं होगा लेकिन इसके घर होगा। क्यों? क्योंकि इसने दिल नहीं दुखाया है, इसने अपनाया है क्वालिटी डिफरेंस को। अच्छा काम करेगा, अच्छी क्वालिटी का काम करेगा तो उसको अच्छा चीज मिलेगा, और अगर गलत काम करेगा तो गलत मिलेगा। यानी चोर ने कभी क्वालिटी नहीं देखा कि गरीब का घर है कि अमीर का घर है, किसका घर है, डजेंट मैटर। क्वालिटी डिफरेंस को नहीं मानता है। एक पार्ट ऐसा है इसका जो क्वालिटी डिफरेंस को नहीं मानता है, और एक पार्ट है जो क्वालिटी डिफरेंस को मानता है। क्वालिटी डिफरेंस को जो नहीं मानता है ना दोस्त, तो ऑल हैप्पीनेस आर इक्वल फॉर हिम, ऑल हैप्पीनेस आर इक्वल। ऑल टाइप ऑफ हैप्पीनेस आर इक्वल। कि किसके घर में चोरी कर रहा है, राजा घर में कर रहा है, गरीब के घर में कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि एक शराबी हो तुम, एक ड्रंकर हो या एक कलाकार हो, और किस में तुमको मजा आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। मजा आ रहा है ना, शराब पीने से मजा आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, ठीक है पियो। नाचने से मजा आ रहा है, हाँ सर, हाँ तो नाचो। पेंटिंग बना रहे हो तो मजा आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, तो करो। कुछ भी करो, मजा आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, बस करो। इसका मतलब कि मजा कैसा आ रहा है, मजा कैसा आ रहा है, कुछ क्वालिटी है। जैसे तुम रोड पे नाच सकते हो, जैसे टिकटॉकर सबको देखते थे रोड पे नाचने लगता है, ठीक है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, वो भी एक कला है। लेकिन तुम कर सकते हो तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? हाँ सर लाज लगेगा, पता नहीं 10 लोग देखेगा, कैसा बोलेगा हमको। तो इसका मतलब क्या है, वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं है। एक हीरो को, हीरोइन को
हजार संख्या में भीड़ में एक्टिंग कर लेता है कि तुम मेरी वो हो जो मैं कह नहीं सकता। एक एक लाइन बोलता है, इतना अच्छा अच्छा लाइन बोल देता है। तुम बोल पाओगे? तुम चार दोस्त के सामने कुछ बोल पाते हो? देखो जो लोग जो जो स्कूल से आते हैं, जो अच्छे स्कूल से आते हैं, उन लोगों के साथ कॉन्फिडेंट होता है। वो लोग कभी भी ऐसे वैसे रट के नहीं जाते हैं। और हम लोग स्टेट बोर्ड वाले लड़के या लड़कियां रट के जाते हैं। इंडिपेंडेंस डे, हाँ तो बोलेंगे इंडिपेंडेंस डे पे, मार रट के गए हैं, स्टेज पकड़े हैं, वहां 4 बार माइक हिलता है और आवाज चौ चौ जहाँ किया आवाज माइक वाला, अब मार पैर हाथ एकदम थरथराने लग रहा है, अब गिरे तो कि तब गिरे, पूरा पसीना पसीना, मुंह कान एकदम रहता है बंदर की तरह। और जो पढ़ने जो लेके आता है चिट्ठा सब भूल जाते हैं। तो क्या है ये क्वालिटी डिफरेंस है। आवाज आ रही है किसका? आयुष बंद करो, आयुष बंद करो। पढ़ा रहे तो बीच में क्यों वो कर रहे हो यार? जब पूछूंगा तो करना ना, समय दूंगा तुमको। सॉरी सर, गलती से हो गया। ठीक है कोई नहीं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो सुख है कि तुम नहीं नाच सकते हो, कोई नाच सकता है, तो इसका मतलब ये जो सुख है इसमें एक क्वालिटी डिफरेंस है कि नहीं है? क्वालिटी डिफरेंस है। तो एक तरह का जो सुखवाद का सपोर्ट करने वाला हेडोनिज्म का जो सपोर्ट करेगा, वो लोग मानता है कि नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और एक लोग मानता निर्णय होता है। तो दो ग्रुप बन गया, एक जो क्वालिटी डिफरेंस को नहीं मानता है और एक जो मानता है। तो जो मानता होगा उसके लिए दो चीजें आती होंगे, या तो हाइयर या तो लोअर। मतलब दो चीजें आती होगी ना, कि एक हाइयर हेडोनिज्म होता होगा, एक लोअर हेडोनिज्म होता होगा। मतलब कि एक में क्वालिटी में एक हाइयर होता होगा, एक लोअर लो क्वालिटी का होता होगा। जैसे आप कहीं दुकान जाते हो, दुकान में कहते देखिए भैया 2 तरह का आटा है, एक का लगेगा आपको 100 रुपए, एक का लगेगा आपको 60 रुपए। तो बोला ऐसा क्यों? नहीं तो भैया क्वालिटी पर डिपेंड है, अच्छा वाला है, अच्छी क्वालिटी का ब्रांड है, आशीर्वाद आता है, तो इसलिए उसका थोड़ा रेट अधिक लगेगा। एक तो लोअर है, लोकल है, लोकल फॉर वोकल मोदी जी भले कह लेते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं लोकल फॉर वोकल में लोग, ठीक। तो वो थोड़ा लो क्वालिटी का है। तो क्वालिटी क्या गया? क्वालिटी, तो यही क्वालिटी। तो जो क्वालिटी को एक्सेप्ट करता है तो वो दो चीज को एक्सेप्ट करता है, या तो वो हाइयर बोलता होगा या तो लोअर बोलता होगा। सर ये मस्ट है, बहुत अच्छा है सर, तो अच्छा बोलो, मस्ट मतलब गुड बोलो, व्हाट इज दैट? दैट इज हाइयर क्वालिटी। एंड सर ये थोड़ा चीप है, मजा नहीं आएगा, उसको मत लीजिए आप, आपके लिए ठीक नहीं है। व्हाट इज दैट? दैट इज लोअर क्वालिटी। there are two types of quality. If you accept qualities, then there are two types of quality. अगर तुम स्वीकार करते हो हेडोनिज्म में क्वालिटी को, तो दो तरह की चीज स्वीकार करना पड़ेगा, एक हाइयर को एक लोअर को। That's it. Is that clear for everyone? Hey guys, clear है सबको? यहाँ तक क्लियर? ओके, देन प्लीज रिटर्न रोड, इसको नोट डाउन करो, जल्दी खत्म करो यार, मेरे को भूख लग गई। हाँ तो एक तरफ लिखो इधर वाले में कि मतलब इस टाइप वाला एक बना लो कि क्वालिटी डिफरेंस एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्वालिटी डिफरेंस को कट कर दो, एक क्वालिटी डिफरेंस को एक्सेप्ट करता है तो टिक मार दो, और खुद से कर लो। क्वालिटी डिफरेंस को कट कर दो, मतलब नहीं मानता है क्वालिटी डिफरेंस, ऐसे से मार दो टिक, यस यस मानता है। बस इतना कर देना। जिधर जिधर कट्टम कुट्टी किए हो, कट किए हो, क्रॉस किए हो, उधर लिखो इट डजंट रिकॉग्नाइज द क्वालिटी डिफरेंस इन हैप्पीनेस। इट डजंट, ये पहला पॉइंट है, हिंदी में भी लिखवा दूंगा कि इट डजंट रिकॉग्नाइज द क्वालिटी, इट डजंट रिकॉग्नाइज द क्वालिटी डिफरेंस इन हैप्पीनेस। ये पहला पॉइंट है दोस्त। दूसरा पॉइंट लिखो, ऑल हैप्पीनेस इज इक्वल वेदर इट इज, ऑल हैप्पीनेस आर इक्वल, कॉमा, whether it is the happiness of a drunkard or an artist, or an artist। दो पॉइंट लिखवाया मैंने। पहला पॉइंट था it doesn't recognize the quality difference in happiness, that is first point, and second, all happiness is equal whether it is the happiness of a drunkard or an artist, that's it। दो पॉइंट क्लियर कट। ये वाला क्रॉस वाले पे था, हिंदी में लिखिएगा दोस्त, जिधर क्रॉस किए हैं आप कि गुणात्मक भेद, गुणात्मक क्वालिटी डिफरेंस का मतलब होता है गुणात्मक, तो गुणात्मक भेद नहीं मानता है, ये क्रॉस कर दिए मतलब नहीं मानता है गुणात्मक भेद, क्वालिटी डिफरेंस को नहीं मानता, एक मानता है क्वालिटी डिफरेंस को मानता है। तो आप दो एरो बनाइएगा, एक गुणात्मक भेद कट्टम कुट्टी, एक मानिएगा गुणात्मक भेद यस यस,
ओके, देन प्लीज रोट इट कि यह गुणात्मक भेद को नहीं मानता है, यह गुणात्मक भेद को नहीं मानता है, यह गुणात्मक भेद को नहीं मानता है, गुणात्मक भेद को नहीं मानता है। दूसरा में शराबी का सुख और कलाकार का सुख बराबर है इसके लिए, शराबी का सुख और कलाकार का सुख बराबर है इसके लिए, शराबी का सुख और कलाकार का सुख बराबर है इसके लिए। ठीक है, अब इधर जो टिक टिक किए हो उधर जाओ, जिधर टिक टिक किए हो उधर चले जाना है, उधर लिखना है दोस्त। इसमें लिखना है it accept the recognize of quality difference. So it does accept the recognize of quality difference in happiness. ठीक है, it does recognize the quality difference in happiness. ठीक है, मतलब कि यह जो है वही इसमें नहीं मानता, उसमें लिख देना मानता है। यह जो है गुणात्मक भेद को मानता है, सुख में गुणात्मक भेद को मानता है, यह सुख में गुणात्मक भेद को मानता है। हिंदी वाले, यह सुख में गुणात्मक भेद को मानता है। और गुणात्मक भेद दो तरीके का हो सकता है, एक हाइयर एक लोअर, लिख लो, इंग्लिश हिंदी बोथ, हाइयर और लोअर, टू टाइप्स हो सकता है, एक हाइयर एक लोअर, एक हाइयर एक लोअर। ठीक है, अब एक और मेजर इसमें पार्ट है। मेजर पार्ट ये है दोस्त, यहाँ तक की कहानी समझ गए हो ना, कि तुम शराबी हो चाहे कलाकार हो, सुख होता है, इसमें कोई मतलब नहीं। तुम कहीं भी नाचते हो, अगर तुमको मजा आ रहा है तो करो, चोरी करने से मजा आ रहा है तो करो, लेकिन तुम बड़े बुजुर्ग के पास जाओ और कहो दादाजी हम ना आपके लिए 5 लाख रुपया लाए हैं एटीएम उड़ा के। ठीक, मान लो ये सपोज कर एक लाइन आपने यूज किया कि दादाजी मैं आपके लिए, आपके बुढ़ापे के लिए, कि आपके बुढ़ापे में अच्छे से रहिए, जिंदगी जिए, 5 लाख रुपया उड़ा के आए हैं एटीएम से किसी का, तो पता है क्या बोलेगा? अगर वो बूढ़ा जो होगा ना, देखो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना, बड़ा एथिकल होते हैं बाबू, वो लोग हमेशा कहेंगे हे राम कौन जन्म में ऐसा पाप किए थे कि ऐसा पोता पोती मिला हमको। यही उसका स्टेटमेंट होगा। जानते हो क्या है? क्या कि ये सब निकृष्ट चीज है, ये सब बहुत नीच काम है। चोरी करना, पाप करना, किसी का दिल को दुखाना, किसी को मारना, किसी को गाली दे देना, दिस आर वेरी ग्रोस थिंग, चीप थिंग। हम लोग कभी यूज करते हो ना, कभी आप लोग यूज करते हो ना, छी यार कैसा काम करते हो, घटिया काम करते हो, व्हाट इज दैट? घटिया काम करते हो, इसका मतलब क्वालिटी डिफरेंस है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, जो मतलब है वो कर रहा है, उसको नहीं पता कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। तो अगर तुम 5 लाख लेके बूढ़ा बाबा के पास जाते हो, योर ग्रैंडफादर के पास जाते हो, तो उन्होंने यही कहेगा, वो यही कहेंगे आपको, ये कौन जन्म में मिल गया था, कैसा नसीब था हमारा फूटा हुआ, कि पोता भी मिला तो हमको एकदम खत्म में मिला, जिस तरह बेटा था वैसे ही पोता भी मिला। चोरी करके लाए हो तुम पैसा, पापी बनोगे, पिल्लू पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं लोग, पिल्लू पड़ेगा गाँव में, सुनोगे ना ऐसे मजा आता है, पिल्लू पड़ जाएगा तुमको एकदम, तुमको नरक में जगह नहीं मिलेगा। These all are the indication of your gross या vulgar hedonism. These all are the criteria of vulgar hedonism और gross hedonism it is called. समझ में आ गया? जो क्वालिटी डिफरेंस को नहीं मानता है, जो नहीं मानता है क्वालिटी डिफरेंस को, कुछ भी करो बस सुख चाहिए, मजा आए, बस मजा आए, यही बस आपके लिए सुप्रीम है। तो दैट टाइप ऑफ हेडोनिज्म इज कॉल्ड, लिख लो इसके नीचे, निकृष्ट सुखवाद। इसी को बोलते हैं निकृष्ट, मतलब जो नहीं मानता है ना हेडोनिज्म में क्वालिटी डिफरेंस, कुछ भी करो मजा आए, छी यार कैसा काम कर रहे हो, एकदम 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 खत्मे हो क्या, निकृष्ट ही हो क्या, खत्मे हो या नीच काम कर रहे हो ना, इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में निकृष्ट बोलते हैं। पंकज त्रिपाठी अगर यूज करेंगे अपने मूवी के लिए तो यही शब्द यूज करेंगे, कैसा उच्चतम कार्य कर रहे हो तुम, उत्कृष्ट काम कर रहे हो तुम। और हिंदी में अगर गलत काम, अगर उसका मतलब उत्कृष्ट को अगर उल्टा में बोला जाए, अपोजिट बोले तो उसका निकृष्ट होता है। ठीक है, तो निकृष्ट सुखवाद लिखिएगा इधर वाले में, जिधर क्वालिटी डिफरेंस को आपने एक्सेप्ट नहीं किया था ना, उधर लिख दीजिए निकृष्ट सुखवाद। इंग्लिश में ग्रॉस या वल्गर, ग्रॉस या स्लैश देकर वल्गर हेडोनिज्म कहते हैं इसको। ठीक है,
जो लोग नहीं मानते हैं वो ग्रॉस या वल्गर हेडोनिज्म उसको कहा गया है। और अगर मानते हैं लोग, क्वालिटी डिफरेंस होते हैं, हायर लोअर जो भी होते हैं। उसको कहते हैं रिफाइंड, REFINED, रिफाइंड हेडोनिज्म, उत्कृष्ट सुखवाद। इधर वाले में जो लोग मानते हैं उसको बोलते हैं रिफाइंड हेडोनिज्म, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिफाइंड हेडोनिज्म। अब एक सवाल बनता है, जिससे पूछेंगे बस वही बताएंगे। कहानी में हमारे साथ वैसे तो 30 लोग जुड़े थे, लेकिन अब हमारे साथ साथी के रूप में 24 हमारे जो है मेंबर बचे हैं। इन 24 में से एक मैं भी हूँ, 23 लोग बचे हुए मेरे साथ। चलिए, एक क्वेश्चन बनता है आपको, ग्रॉस हेडोनिज्म या वल्गर हेडोनिज्म तो समझ में आ गया, कुछ भी करो मजा आना चाहिए। और रिफाइंड मतलब नहीं भाई, अच्छा काम करोगे तो अच्छा, गलत काम करोगे तो गलत, तो दैट इज कॉल्ड रिफाइंड और उत्कृष्ट सुखवाद। हम लोग पूरा हेडोनिज्म खत्म कर गए। एक टॉपिक था चारवाक वाला। चारवाक किस में आएगा? ऋषि बोलेंगे। ग्रॉस हेडोनिज्म में या रिफाइंड हेडोनिज्म में? पूरा चारवाक क्या पूरा हेडोनिज्म में खत्म करती है। चारवाक किस में आएगा? चारवाक का हेडोनिज्म किस में आएगा? ग्रॉस हेडोनिज्म में या रिफाइंड हेडोनिज्म में? ऋषि जल्दी बताइए। ऋषि, आर यू ऑडिबल? आर यू लिसनिंग मी? हेलो, ग्रॉस में आएगा सर, ग्रॉस। कंफर्म? लॉक कर दें? यस सर, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई कोई किसी से पूछा जाए? नंदिनी बताएगी। बताओ नंदिनी, चारवाक किस में आएगा? चारवाक की फिलोसफी किस में आएगी? नंदिनी या आर्यम? आर्यम, वेयर इज आर्यम? नंदिनी बताना, बताना फटाफट बताओ। सर ग्रॉस में आएगा सर, वल्गर हेडोनिज्म। कंफर्म? कंफर्म? यस सर, कंफर्म सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो समझ में आ गई आपको? तो चारवाक वाली जो हेडोनिज्म थी वो द एंड हो गई है। निकृष्ट सुखवादी है चारवाक। क्या है? नीच काम, कुछ भी करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, किसी भी तरह तुमको जीना जियो ना यार। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण कर्जा जो भी लेना लो, लेकिन जियो, एंजॉय करो। दैट्स व्हाई चारवाक कम्स इन ग्रॉस और वल्गर हेडोनिज्म। निकृष्ट सुखवादी है वो। फाउंडर कौन है? निकृष्ट वाले की तरफ लिखो, स्पेलिंग लिखो। इसके जो फाउंडर है उसका नाम क्या है? एरिस्टिपस, ARIS, जिधर इस वाले टॉप में, इधर वाले पे भी लिखना है। एरिस, ARISTIPPUS, एरिस्टिपस। एरिस्टिपस, एरिस्टिपस फाउंडर है इसका, दिया था उसी ने पहली बार। फिर आता है इसमें हॉब्स, चारवाक, हेल्वेटियस, HELVETIUS, हेल्वेटियस। ये 3-4 लोग का नाम लिख लो इधर। हॉब्स भी आता है, चारवाक भी आता है, हेल्वेटियस भी आता है, और एरिस्टिपस भी आता है, एरिस्टिपस भी आता है। ये 3-4 लोग इधर वाले में, ये लोग नहीं मानते हैं। जो करना करो। अब रिफाइंड में आ जाओ। रिफाइंड के फाउंडर है एपिक्यूरस, 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 EPICURUS, एपिक्यूरस। ये मानते हैं रिफाइंड वाले उत्कृष्ट सुखवादी के फाउंडर कौन है भाई? एपिक्यूरस है। दैट्स वाई एपिक्यूरस लिख लो, EPICURUS, एपिक्यूरस जिसको बोलते हैं, एपिक्यूरस। ये फाउंडर हैं किसके? उत्कृष्ट सुखवादी के। और निकृष्ट के कौन फाउंडर है भाई? तो एरिस्टिपस है, एरिस्टिपस। याद रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, कई बार पूछा है। नेट JRF में तो एकदम पूछ देता है, CUT में भी पूछेगा। रिफाइंड वाले का कौन है? एपिक्यूरस है। तो याद रखिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा, इसके नीचे जस्ट लिखिएगा दैट्स व्हाई, लिख लीजिए दैट्स व्हाई refined hedonism is also called epicurism, epicurism. That's why refined hedonism is also called epicurism, EPICUREAMISM.
एपिक्यूरिज्म, ठीक है, एपिक्यूरिज्म हो गया। तो ये टॉपिक आपका हेडोनिज्म खत्म हो गया है। अब जो मैंने कहा था बेंथम, मिल और सिद्विक, वो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म में आ जाते हैं, वो वहां से कहानी शुरू होगा जब आपको एथिक्स पढ़ाऊंगा मैं। तो सारी हेडोनिज्म की सारी कॉन्सेप्ट खत्म हो गई, चार्वाक उसमें से एक पार्ट था, मैंने पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ आज खत्म कर दिया, ठीक है। अब फाइनली 4 तरह के हेडोनिस्टिक फिलोसोफर मतलब टॉपिक बनता है, तो 4 बनते हैं हेडोनिज्म में, 4 चीजें आती है फाइनली सबको मिला के। जैसे आपने AEIO का नाम सुना होगा ना, एरिस्टोटल ने जब दिया लॉजिक को तो यही था AEIO। वैसे ही हेडोनिज्म जब बना तो फाइनली 4 बना, फाइनली 4 बना। कौन कौन बना तो देखो, एक तो बना ग्रॉस, ठीक, ग्रॉस समझे, वल्गर या ग्रॉस हेडोनिज्म। एक रिफाइंड बना, 2 बना, ग्रॉस बना ना जी, हाँ या ना, एक ग्रॉस बना, एक रिफाइंड बना, एक फिर ग्रॉस बना और एक फिर रिफाइंड बना। एक फिर ग्रॉस बना, एक फिर रिफाइंड बना। एक ग्रॉस जो बना उसके साथ क्या लगा, अब लगा दो उसको एग्विस्टिक, रिफाइंड में भी एग्विस्टिक। ग्रॉस किसको कहते हैं, रिफाइंड किसको कहते हैं, अभी आपको पैसे लिया होगा, क्वालिटी डिफरेंस को नहीं मानता है, ये मानता है। ये फिर ग्रॉस नहीं मानता है क्वालिटी डिफरेंस को, ये मानता है। ग्रॉस को किसको होता है, निकृष्ट और इगोनिस्टिक मतलब क्या होता है, जो खुद के लिए जाता है। तो चाहे तुम गलत करो सही करो, मजा लो खुद के लिए, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म। आराम से देखो, ये थ्योरी यही बन गई यहीं पर, ये भी हेडोनिज्म। मतलब एक तो ग्रॉस पढ़ लिया, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, निकृष्ट, कोई भी काम करो मजा चाहिए, कोई भी काम करो मजा चाहिए। एक होता है नहीं नहीं नहीं, नहीं मजा नहीं, मजा में सजा भी आता है। अच्छा काम करेंगे तो मजा आएगा, गलत काम करेंगे तो सजा आएगा। तो कोई भी काम करो मजा आना चाहिए, किसके लिए, खुद के लिए। खुद को क्या बोलते हैं, एग्विस्टिक बोलते हैं ना, अभी पढ़े ना एग्विस्टिक फिलोसफी, हेडोनिज्म। और एक होता है नहीं नहीं नहीं, अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, और गलत काम करेंगे तो ही हमको। तो ये वाला हर लोग मानते हैं, इंडियन फिलोसफी यही मानता है, अच्छा करोगे तो खुद को पाओगे, गलत करोगे तो यही इंडियन पेरेंट हम लोग को यही बोलते हैं। अच्छा करोगे मतलब रिफाइंड का मतलब क्या होता है, आप क्वालिटी जानते हो ना, क्वालिटी क्वांटिटी डिफरेंस होता है, अभी पढ़ के आओ ना, देखो यार इधर, रिफाइंड इसी को ना बोलते हो कि ये वाला जिसमें क्वालिटी डिफरेंस को माना गया है, क्वालिटी डिफरेंस को माना, जिसको आप उत्कृष्ट बोलते हो, तो वही है रिफाइंड। तो रिफाइंड मतलब उत्कृष्ट, अच्छा कर, उसमें 2 तरह के लेवल होते हैं, हाइयर एक लोअर। तो अच्छा करोगे तो तुमको मिलेगा, तुमको मतलब देखो इगोइस्टिक का मतलब क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, जो है 2 तरह के पाना चाहता है, एक फॉर सेल्फ, एक फॉर अदर्स। जो सेल्फ यानी खुद को चाहता है वो स्वार्थ मूलक कहलाता है, यानी इगोइस्टिक कहलाता है। जो दूसरे को चाहता है वो कहता है अल्टुरिस्टिक या यूनिवर्सलिस्टिक। तो टॉपिक यहाँ है रिफाइंड, अच्छा करोगे या बुरा करोगे खुद के लिए तुम्हारा। तुम IAS बनोगे, तुम खुद को कमा के दोगे। माँ बाप कभी बोलता है ना, अरे पढ़ लिख लो ना रे, पढ़ोगे तो खुद के लिए ना पढ़ोगे, हमको बुढ़ापा में क्या चाहिए है, तुम अपना लाइफ देखो ना, दैट इज, ये इंडियन पेरेंट कहते हैं। फिर ग्रॉस पे आ जाओ, ग्रॉस मतलब कुछ भी करो, एल्टुरिस्टिक में आ जाता है, एल्टुरिस्टिक हेडोनिज्म, एल्टुरिस्टिक ग्रॉस, एल्टुरिस्टिक हेडोनिज्म। रिफाइंड, अच्छा करोगे तो सबका भला होगा, IAS बनोगे तो पूरा समाज को लेकर चलो। एल्टुरिस्टिक का मतलब क्या होता है, सबके लिए, ठीक है। ग्रॉस, कुछ भी करो लेकिन मजा आना चाहिए, बेंथम बोलता है कुछ भी करो अधिक से अधिक लोगों को सुख मिलना चाहिए। ग्रॉस मतलब क्या होता है, ग्रॉस मतलब क्या होता है, कुछ भी करो मजा आना चाहिए। एल्टुरिस्टिक का मतलब क्या होता है, सबके लिए, तो मजा आना चाहिए सबके लिए, ठीक है। और एक सजा आएगी, मजा आएगी तो सबके लिए, सजा भी आएगी तो सबके लिए। दैट्स एंड ऑफ योर टॉपिक, खत्म। एक बार बोल दो समझ में आ गया, पूरा टॉपिक खत्म हो गया, मतलब समझ में आ गया, पूरा एंड हो गया। हिंदी में यार ये लिख लेना, ग्रॉस मतलब क्या होता है, निकृष्ट होता है, स्वार्थ मूलक सुखवाद, निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद। रिफाइंड मतलब उत्कृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद। ग्रॉस मतलब निकृष्ट परार्थ मूलक सुखवाद, उत्कृष्ट परार्थ मूलक सुखवाद। बस सब ऊपर में लिखवा दिया हूँ। सबको मजा आया हेडोनिज्म पढ़ के, हाँ या ना,
मतलब 5 लोग को आया, बाकी लोगों ने आया। ठीक है, थैंक यू। आ गया, चलो ठीक है, थैंक यू। चलिए खत्म, टाटा बाय, मिलते हैं फिर कल। टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखना, बाय। बस रेगुलर रहना।